जो आपको संबोधित करेंगे उसके बारे में मैं कुछ संविधान दिवस के बारे में कुछ और कहूँगा। पहले मैं विजयलक्ष्मी साधु से गुजारिश करूँगा वो आपको संबोधित करें 5-7 मिनट के लिए। उसके बाद देवाशीष जरजिया बात करेंगे और बाद में सवाल जवाब। और मैं पहले ही आपसे विनती करता हूँ, जो विषय आज का है संविधान दिवस, भारत जोड़ो यात्रा पर ही आप सवाल पूछे तो अच्छा होगा। सावरकर, अशोक गहलोत, राजेश पायलट, सचिन पायलट, ये सब अलग से हम बात कर सकते हैं। रेहान के बारे में रेहान के बारे में नहीं पूछे थे। अरे वो वापस दिल्ली चले गए। सॉरी मैडम इधर आ जाइए थोड़ा। सबको बहुत बहुत नमस्कार। मेरे साथ बड़ी हस्तियां बैठी हुई हैं। मैं तो अभी से एक कार्यकर्ता हूं कांग्रेस की। सभी पत्रकार बंधु यहाँ पर हैं। आज हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है, संविधान दिवस। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान की संरचना की थी और इस देश में जो लागू हुआ था, मैं खुशनसीब हूं कि मेरी विधानसभा में आज हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी का पदयात्रा भारत जोड़ो के माध्यम से पदार्पण हुआ। और जिस उद्देश्य को लेके आदरणीय राहुल जी चल रहे हैं, ये आप सब भली भांति जानते हैं। चूंकि मैं भी एससी की विधायक हूं, बाबा साहब ने जो अधिकार दिए हैं आजादी के बाद, जो इस देश में के नवनिर्माण में सभी समाजों, सभी वर्गों की जो भागीदारी दी है, जो संवैधानिक व्यवस्थाएं इस देश के अंदर बनाई है, वो आज छिन्न भिन्न हो रही है। हमारा संविधान पूरे विश्व में एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही अनोखा संविधान है। कई देश हमारे संविधान की अनुकरण कर रहे हैं। इतना अच्छा हमारा संविधान है। ये देश राजा महाराजाओं, राजे रजवाड़ों का देश था। व्यवस्था यहाँ जो थी, आप सब जानते हैं कि पूर्वज कहां से आए, कैसे हुए, चाहे वो दलित हो, चाहे वो आदिवासी हो। संवैधानिक अवस्थाओं के कारण हर वर्ग को यह अधिकार दिया कि वो सरकारें चुने। महल वाले को भी एक वोट का अधिकार, झोपड़ी वाले को भी एक वोट का अधिकार, गरीब को भी एक वोट का अधिकार, अमीर को भी एक वोट का अधिकार। ये संवैधानिक व्यवस्थाएं बाबा साहब ने दी है। लेकिन आज के इस परिप्रेक्ष्य में जितनी भी संस्थाएं संवैधानिक रूप से इस देश में बनाई गई थी, आज उसका गला घोटा जा रहा है। प्रजातंत्र का गला घोटकर एन केन प्रकार, चाहे यहां देश की सरकार हो, चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो, चुनी सरकारों को जिस तरह से तिलांजलि दे रही है, पिछले दरवाजे से सौदा करके जिस तरह से सरकारें बन रही हैं, बहुत सारे उदाहरण इस देश में हैं और हम भी उसी में शामिल हो गए। मध्य प्रदेश के लोग, चुनी हुई सरकार आदरणीय कमलनाथ जी की जिस तरह से गिराई, मुझसे ज्यादा आप सब लोग भली भांति जानते हैं, पिछले दरवाजे से। और आज जो व्यवस्थाएं छिन्न भिन्न हो रही हैं, चाहे कोई भी संवैधानिक संस्थाएं हो, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, यहां तक कि मैं कहूं कि निर्वाचन आयोग हो, कोर्टों को मैं ब्लेम नहीं करना चाहती हूं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें उसमें से भी बू आती है। तो जो ये व्यवस्थाएं छिन्न भिन्न हुई हैं, उसमें सबसे ज्यादा गरीब तबका, सबसे ज्यादा शोषित तबका सफर करता है। बड़ा आदमी कहीं ना कहीं से, किसी न किसी दरवाजे से अपने काम निकाल लेता है, लेकिन सफर होता है वो गरीब, वो दलित, वो शोषित पीड़ित, वो आदिवासी।
आदरणीय राहुल जी ने जो यात्रा जिस उद्देश्य के लिए निकाली है, देश की सबसे बड़ी पंचायत पार्लियामेंट है, लोकसभा, राज्यसभा, अपर हाउस, विधानसभाओं की पंचायत, प्रदेशों की पंचायत विधानसभा है। हम सब विधायक और एमपी चुन के जाते हैं, अपने क्षेत्र की समस्याएं, अपनी बात विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा में रखते हैं। लेकिन अफसोस, जो आज की सरकार जो देश में बैठी हो चाहे प्रदेशों में बैठी हो, कितने दिन तक सत्र का चलाती है। मैं अपना मध्य प्रदेश का उदाहरण दूं। आज जो सत्र का आहूत किया है 19 नवंबर से 19 दिसंबर से 23 दिसंबर तक, लेकिन मुझे मालूम है ये सिर्फ 2 दिन चलना है। बजट सत्र चलते हैं। मैं आदरणीय दिग्विजय सिंह जी के समय 10 साल मंत्री रही हूं। 2.5 महीने 2.5 महीने बजट सत्र चलते थे। हर विधायक अपनी बात रखता था, मंत्री उसको जवाब देते थे। रात को 12-12, 1-1 बजे तक हम बैठे, मैं खुद मंत्री थी, जवाब देती थी। लेकिन आज क्या हो रहा है? बजट सत्र 10 दिन में खत्म, 8 दिन में खत्म। बाकी ऐसे ही पास जो बिल उनको पास करवाना था करवा लेते थे। तो फिर जाए तो जाए कहां? बोले तो बोले कहां? पार्लियामेंट में बोल नहीं सकते, विधानसभा में बोल नहीं सकते, मीडिया में बोल नहीं सकते। तो आदरणीय राहुल जी, मन की बात तो राहुल जी नहीं करते। एक ही व्यक्ति इस देश में मन की बात करता है, तो मन की बात सुनेगा कौन? इसलिए आदरणीय राहुल जी ने ये बीड़ा उठाया। एक गांधी दांडी यात्रा में चला था, दूसरा गांधी 3570 किलोमीटर चला है। अब न कोई चलेगा न कोई चला। तो मैं धन्यवाद करती हूँ आदरणीय राहुल जी का कि उन्होंने इस यात्रा को चुना। शोषित पीड़ित की आवाज सुन रहे हैं, उनसे सारे लोग मिल रहे हैं, सब जुड़ रहे हैं। राजनीति न करते हुए हर वर्ग, हर समाज, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, बच्चे हो, सब महिलाएं हो, सब मिल रहे हैं, सब लोग जुड़ रहे हैं और एक ही बात कर रहे हैं। जिसको राजनीति नहीं करनी वो भी आ रहा है, जुड़ रहा है। मैं अपनी बात बहुत कह चुका हूं, यही समाप्त करती हूँ और आपसे भी निवेदन करती हूँ कि आप गरीबों की आवाज को उठाएं, हमारे साथ मिलकर कदम ताल करें और इस देश को जोड़ें, भारत को जोड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया विजयलक्ष्मी जी। देवाशीष, थोड़ा हो जाएगा, चेंज ऑफ कमेंटेटर। थैंक यू सर। जैसा कि आप सभी को अवगत है कि आज संविधान दिवस के अवसर पर आपको यहाँ बुलाया गया है और भारत जोड़ो यात्रा आज अपना 80वां दिन पूरा कर रही है। 2000 किलोमीटर से ज्यादा पदयात्रा हो चुकी है और इस पदयात्रा के 2 मूल उद्देश्य हैं। एक तो नफरत छोड़कर भारत को जोड़ने की बात और दूसरा संविधान की रक्षा की बात। और आज संविधान दिवस के अवसर पर संविधान की रक्षा की बात करें, इससे अच्छा दिन कोई हो नहीं सकता। आप सभी लोगों को पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने फरवरी 2000 में नारायण राव कमीशन बनाया था, जिसका उद्देश्य था संविधान को रिव्यू करना। और ये वहां उस सोच से चले हुए आज तक भी इनकी सोच समाप्त नहीं हुई है। इनका बार बार इनके मंत्री, इनके सांसद, आरएसएस के लोग ये बयान देते रहे हैं कि हम लोग संविधान बदलने आए हैं। अब कोई संविधान बदलने के आए हैं, ये बयान देते हैं, लेकिन सरकार बोलती है कि नहीं, हम संविधान नहीं बदलेंगे। लेकिन उलट क्या हो रहा है कि संविधान संवैधानिक संस्थाओं से चलता है। आज ताजा उदाहरण है, इलेक्शन कमीशन का एक चुनाव आयुक्त 24 घंटे के अंदर नियुक्त कर दिया जाता है। 24 घंटे के अंदर उसका वीआरएस हो जाता है, 24 घंटे के अंदर उसका नियुक्ति पत्र भी आ जाता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की 5 बेंच जो बेंच है वो बैठी हुई है, उसको रिव्यू कर रही है। तो जब इलेक्शन कमीशन सुरक्षित नहीं है, इस देश में पहली बार ऐसा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस निकल कर आए और सार्वजनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इस देश में देखा है सब कुछ। तो संवैधानिक संस्थाओं पर हमला किया जा रहा है। और संविधान को अगर हमें समझना है तो एक बार हमें पूरा संविधान पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है कि 395 आर्टिकल्स हम लोग पढ़े। अगर हम उद्देशिका का पहला पन्ना, पहली लाइन ही पढ़ लेंगे तो हमें संविधान का मतलब समझ में आ जाएगा और भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से संविधान पे हमला कर रही है वो भी समझ में आ जाएगा। मैं कोट कर देता हूं, संविधान की उद्देशिका का पहली लाइन कहती है कि हम भारत के लोग भारत को प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य ये बनाना चाहते हैं।
तो पहली लाइन में देख लीजिए, प्रभु संपन्न कहा हुआ है, चाइना हमारी बॉर्डर पे बैठा हुआ है, 2000 किलोमीटर हमारी जमीन पे कब्जा कर लिया है, लेकिन हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी चुप है, बीजेपी चुप है, उसको जवाब ही नहीं देती। फिर कहा कि समाजवादी बनाएंगे देश को, लेकिन दो पूंजीपतियों का, क्रॉनिक कैपिटल्स का केवल देश में विकास हो रहा है। एक व्यक्ति जिसका आज से 6-7 साल पहले देश की जो सूची उठाई है करोड़पति अरबपतियों का, उसमें 1000-2000 लोगों में भी इनाम नहीं था। फिर 8 साल के अंदर जब देश गर्त में जा रहा है, देश के लोग गर्त में जा रहे हैं, सबकी आमदनी घट रही है, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, ऐसी स्थिति में व्यक्ति दुनिया का तीसरे नंबर का सबसे अमीर आदमी बन जाता है। भाई किस कारण से? फिर ये बोलते हैं पंथ निरपेक्ष, संविधान बोलता है पंथ निरपेक्ष, लेकिन आज जानते हैं कि धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, सांप्रदायिकता के नाम पर उन्माद भड़काया जा रहा है। तो भारत जोड़ो यात्रा जो संविधान की उद्देशिका है, जिस भारत की हम लोग कल्पना करते हैं, हमसे बार बार पूछा जाता है कि भारत तो 1947 में टूटा था, आज तो नहीं टूटा, लेकिन उद्देशिका ही बताती है कि हम भारत के लोगों ने इस देश को बनाया है। भारत कोई जमीन का टुकड़ा केवल नहीं है जिसको आप नेशनल एक मैप में देख लेते हो। भारत के जो लोग हैं इसमें रहने वाले, जो अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्म के, अलग अलग संप्रदाय के, अलग अलग जिनका लैंग्वेज अलग है, इन लोगों ने इस देश का निर्माण किया है। और 70-75 साल से इस देश को, जिसको कोई सोच नहीं सकता था कि ये अच्छा लोकतंत्र साबित होगा, संविधान में लिखा हुआ है कि हम लोकतंत्रात्मक गणराज्य बना रहे हैं। तो कहां है लोकतंत्र? 8 राज्यों की सरकारें, भारतीय जनता पार्टी 8 सालों में 8 राज्यों की सरकारें गिरा चुकी है। जिस दिन ये भारत जोड़ो यात्रा चालू हुई थी, इसको कमजोर करने के लिए गोवा के 10 विधायक तोड़ दिए जाते हैं। इस मध्य प्रदेश में हम बैठे हैं, हम मैडम बोल रही थी साधो जी कि 1 वोट प्रति व्यक्ति को 1 वोट का अधिकार दिया गया, ऊंचा हो नीचा हो सबको 1 वोट का अधिकार है। लेकिन जब यही लोग, जो गरीब आज चुन के भेजता है सरकार को 1 वोट के माध्यम से, और सोचता है कि इस संविधान ने हमको शक्ति दी है सत्ता चुनने की, बदलने की, अगर उसको चंद पूंजीपति करोड़ रुपए में उस संविधान को खरीद लेंगे तो इन गरीबों की, इन मजलूमों की कौन आवाज बनेगा? फिर तो सत्ता वही उन्हीं लोगों के पास पहुंच जाएगी, चंद लोगों के पास में। तो इस यात्रा का उद्देश्य ये है कि हम लोग भारत की जो संविधान की जो उद्देशिका है, उसके जो आर्टिकल्स हैं, उसकी जो मूल भावना है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर कहते थे कि मैं देश का कितना भी अच्छा संविधान लिख दूं, लेकिन अगर इसको लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं हुए तो ये अच्छा संविधान साबित नहीं होगा। तो हमारा दायित्व बनता है, और राहुल गांधी जी की प्रशंसा करते हैं कि उन्होंने इतना कठिन परिश्रम करके इस देश को संदेश दे रहे हैं, पूरे देशवासियों को जोड़ रहे हैं। मैडम बाकी सब बातें कह चुकी है, तो मेरा अनुरोध देशवासियों से और प्रदेशवासियों से इतना है कि संविधान में विश्वास रखें, संविधान की रक्षा करने के लिए आगे आए, भारत जोड़ो यात्राओं में अपना सहयोग प्रदान करें, और जो अराजक शक्तियां जो संविधान को कमजोर करना चाहती है उनको मन, मस्तिष्क और सत्ता से बेदखल करें। थैंक यू। शुक्रिया देवाशीष। मैं संविधान दिवस के संदर्भ में 3 बातें कहना चाहता हूं। पहली बात तो ये है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान के मसौदे को अपनी स्वीकृति दी। ये महत्वपूर्ण बात है। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने जो अंतिम मसौदा था, ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन था, उसको स्वीकृति दी, और वही संविधान सभा ने तय किया कि संविधान लागू होगा 26 जनवरी 1950 से। 26 जनवरी 1950 को हम उस दिन से गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान सभा ने कभी नहीं कहा कि 26 नवंबर 1949 को हम मनाएंगे एक विशेष तिथि के रूप में, पर संविधान सभा, जहां बाबा साहब अम्बेडकर थे, सरदार पटेल थे, जब पंडित नेहरू थे, राजेंद्र प्रसाद जी थे, सब लोग बड़े बड़े नाम, हमारे देश के बड़े नाम थे जो सदस्य थे, करीब 250 से भी ऊपर
सदस्य थे संविधान सभा के, उन्होंने तय किया कि जो मसौदा 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने स्वीकृति दे दी, वो 26 जनवरी 1950 से लागू होगा और वो गणतंत्र दिवस के रूप में माना जाएगा। पहली बात तो ये है, आरएसएस की कोई भूमिका नहीं थी संविधान सभा में। हिंदू महासभा के एक दो व्यक्ति थे, पर यह बात हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि आरएसएस और हिंदू महासभा इस संविधान के खिलाफ थे। उन्होंने कभी इस संविधान को स्वीकारा नहीं। अचानक नरेंद्र मोदी जी को याद आ गया, संविधान 26 नवंबर 1949 को स्वीकृति मिली, तो उन्होंने तय किया। नरेंद्र मोदी जी उस विचारधारा के से आते हैं जो विचारधारा इस संविधान में बिल्कुल विश्वास नहीं रखती थी और जिसका कोई भूमिका नहीं था संविधान के बनाने में। तो मैं समझता हूं हिपोक्रेसी की भी कुछ सीमा होती है। ये हिपोक्रेसी है तो जो विचारधारा व्यक्ति कोई भूमिका नहीं संविधान के बनाने में, संविधान की कड़ी आलोचना हुई, बाबा साहेब अम्बेडकर की कड़ी आलोचना हुई, और वही व्यक्ति कहता है कि आज 26 नवंबर को हम संविधान दिवस मनाएंगे। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि 26 नवंबर 1949 के एक दिन पहले बाबा साहेब अम्बेडकर का भाषण था संविधान सभा में, और मैं समझता हूं कि 20वीं शताब्दी के अगर 3 या 4 प्रभावशाली भाषण है किसी भारतीय नेता ने दिया है, बाबा साहब अम्बेडकर का 25 नवंबर 1949 का भाषण जरूर होगा। लोग पढ़े नहीं है ज्यादा लोग, पर वो इंटरनेट में आसानी से मिल जाता है। अगर आप गूगल करेंगे, गूगल यूनिवर्सिटी करेंगे, यहाँ तो आजकल देश में 2 ही यूनिवर्सिटी चल रहे हैं, एक तो गूगल यूनिवर्सिटी और एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। कभी कभी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में तो सारे चीज निकलते हैं जिस पर हम यकीन नहीं कर सकते या उस पर विश्वास नहीं रख सकते, पर गूगल से कभी कभी सच्चाई आ जाती है। अगर आप अंबेडकर 1949 नवंबर स्पीच टाइप करेंगे तो पूरा स्पीच आपको मिल जाएगा। और बाबा साहेब अम्बेडकर ने एक लंबा भाषण दिया। उनके बिना तो ये संविधान बनने की कोई उम्मीद ही नहीं थी। मुख्य निर्माता थे और उन्होंने 2 बातें कही, और मैं हमारे प्रधानमंत्री, उनके विचारधारा और सभी लोगों को याद दिलाना चाहता हूं इन 2 बिंदुओं के बारे में जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर ने खुद जिक्र किया। पहली बात, बाबा साहब अम्बेडकर ने साफ कहा है कि अगर किसी को श्रेय जाता है संविधान पास कराने के लिए संविधान सभा में, वो कांग्रेस पार्टी को ही जाता है। बाबा साहेब अम्बेडकर कांग्रेस के नुमाइंदे नहीं थे। कांग्रेस ने उनको संविधान सभा में जिताकर लाया था, पर वो कांग्रेसमैन नहीं थे। पंडित जी के माफिक या सरदार पटेल के माफिक या राजेंद्र प्रसाद के माफिक, पर उन्होंने अपने अंतिम भाषण में, संविधान सभा के अंतिम भाषण में कहा कि अनुशासन के बिना, कांग्रेस पार्टी के अंदर विचार के बिना ये मसौदा कभी संविधान नहीं बन सकता था। और जो संशोधन किए गए हैं उनकी भी कोई गुंजाइश नहीं थी कि वो अंतिम ड्राफ्ट में मौजूद हो अगर वो कांग्रेस पार्टी ने उसको स्वीकृति नहीं दी। साफ अंबेडकर जी ने लिखा है, और मैं
अगर आप चाहते हैं अंग्रेजी का भी भाषण है और उसका हिंदी अनुवाद भी उपलब्ध है, मैं आपको दिवा दूंगा। उन्होंने साफ कहा है कि अगर किसी को श्रेय देना है इस संविधान को पारित करने के लिए संविधान सभा में, वो श्रेय कांग्रेस पार्टी का ही है और किसी का नहीं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने 25 नवंबर 1949 को कहा था। और दूसरी बात, जब वो भाषण समाप्त कर रहे थे, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि आत्मा की मुक्ति के लिए भक्ति का एक विशेष स्थान है। भक्ति से आप आत्मा को मुक्ति दे सकते हैं, मिल सकता है आत्मा को, व्यक्ति को भी मुक्ति मिल सकता है। पर हमारे राजनीति में भक्ति एक पॉइजन के माफिक है। ये राजनीति और लोकतंत्र के लिए खतरनाक है और उनका अंतिम शब्द यही है कि अगर वीर पूजा, हीरो वर्शिप और भक्ति हमारे राजनीति के पहिए बन जाएंगे तो हमारा लोकतंत्र ज्यादा दिन नहीं टिकेगा और तानाशाही में बदल जाएगा। और आज वो हकीकत है हमारे देश के साथ, और इसी के खिलाफ आवाज उठाने के लिए, जनता को उजागर करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकाला। आर्थिक क्षमताएं के बारे में तो हम बात कर रहे हैं, सामाजिक ध्रुवीकरण के बारे में तो हम बात कर रहे हैं, पर राजनीतिक तानाशाही और जैसा कि विजयलक्ष्मी और देवाशीष ने कहा, जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर किया गया है, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है और संविधान का नजरअंदाज किया जा रहा है, वही लोग संविधान दिवस बनाना चाहते हैं। तो आज शाम को खड़गे जी, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल जी दोनों मऊ जाएंगे। 6:30 बजे अंबेडकर जन्म भूमि स्मारक में रहेंगे, वहां 10-15 मिनट वहां बिताएंगे और बाद में 7 बजे को एक विशाल पब्लिक रैली होगा मऊ में। खड़गे जी, मैं आपको याद दिला दूं, बड़े वरिष्ठ नेता हैं हमारे पार्टी के, हमारे पार्टी के तीसरे दलित अध्यक्ष। अखबारों ने लिखा है कि वो दूसरे हैं, मैं करेक्ट करना चाहता हूं। 1962 में, जुलाई 1962, बीएसपी का नामो निशान नहीं था 1962 में। जुलाई 1962 में दामोदरम संजीवैया, आंध्र प्रदेश के बड़े दलित नेता थे, वो मुख्यमंत्री थे, पहले दलित मुख्यमंत्री कांग्रेस ने बनाया 1960 में। संजीवैया जी को कांग्रेस अध्यक्ष नियुक्त किया गया और वो जनवरी 64 तक कांग्रेस अध्यक्ष रहे। दूसरे दलित अध्यक्ष जगजीवन राम जी थे, 1970 से लेकर 1971। मल्लिकार्जुन खड़गे जी हमारे तीसरे दलित अध्यक्ष, वो भी आएंगे, राहुल जी भी रहेंगे, कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, मध्य प्रदेश के नेता, लक्ष्मी, सभी लोग गांव में रहेंगे। और मैं समझता हूं आज एक महत्वपूर्ण दिवस है हमारे लिए और हमारे पार्टी के लिए, क्योंकि हमारे पार्टी के बिना ये संविधान बनता नहीं और ये बाबा साहब अंबेडकर ने स्वीकारा। मैं आपको बाबा साहब अंबेडकर की शब्द बता रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं। मुख्य निर्माता, सूत्रधार बाबा साहब अंबेडकर, पर इन संविधान के बनाने में, संविधान में बनाने के लिए करीब 13 या 14 समितियों का गठन किया गया।
और इन समितियों का अध्यक्षता 4 लोगों ने की। जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद और मौलाना आजाद। अब किसी भी इतिहास की किताब पढ़िए, संविधान के इतिहास की किताब में आपको ये मिलेगा, ये जानकारी मिलेगी कि बाबा साहब अम्बेडकर सूत्रधार थे, लेखक थे, निर्माता थे। उन्होंने पायलट किया कॉन्स्टिट्यूशन। उनके बिना संविधान बनता नहीं। संविधान के प्रावधान इतने क्रांतिकारी और प्रगतिशील नहीं होते अगर अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते। पर उसके अलावा ये 4 लोग, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद और मौलाना आजाद की भी भूमिका बहुत अहम भूमिका, इनको हमें भूलना नहीं चाहिए। संविधान एक क्रांतिकारी और प्रगतिशील दस्तावेज है। 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने इसको रिव्यू करने के लिए एक समिति का गठन किया। आरएसएस, बीजेपी मौजूदा संविधान में बिल्कुल विश्वास नहीं रखती। ये सब एक खेल है, राजनीतिक एजेंडा है। और जिस तरीके से संविधान के प्रावधानों को कमजोर किया जा रहा है, संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है, मैं समझता हूं ये हमारे लिए बहुत गंभीर समस्या है, चुनौती है। और कांग्रेस पार्टी पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर भी इसके खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ती है। शुक्रिया सर। मेरा सवाल है आपसे। देवाशीष, हाँ, क्योंकि आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं, युवाओं को मौका मिले। आपने और सर आपने सभी ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन को बीजेपी और आरएसएस अपनी आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग चेंज करना चाहती है। मेरे 2 प्रश्न हैं आपसे। पहला ये कि क्या बाबा साहब का बनाया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन स्वयं में बदलाव की इजाजत देता है? यदि प्रक्रियागत किया जा रहा है तो, यदि देता है तो फिर ये बदलाव गलत कैसे है? एक चीज। और दूसरा, बाबा साहब का बनाया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में पहला अमेंडमेंट तो खुद कांग्रेस ने ही किया था। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो प्रक्रिया है उसको हमने, जो बाबा साहब ने, जो संविधान के निर्माता रहे हैं, उन्होंने ये सोच के किया कि हम इसको फ्लेक्सिबल भी रखेंगे। संविधान एक दस्तावेज है और वक्त बदलता रहता है, तो हम ये प्रयास करते हैं कि हमारा संविधान हमेशा जीवंत रहे। इसके लिए उसमें समय समय पर बदलाव हो। पर आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि संविधान की एक मूल आत्मा है, जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज में, या फिर मैं बोलूं कि अदालती भाषा में जो बेसिक स्ट्रक्चर कहा जाता है, जिसको कोर्ट ने एक्सप्लेन किया है। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं, जब संविधान की मूल भावना को बदलने की, संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं, तो हम उसकी मूल भावना को बदलने की बात कर रहे हैं। और मूल भावना क्या है वो मैंने आपको, जब मैंने जो प्रियम्बल है, संविधान की उद्देशिका है, उसमें संविधान का सार, संविधान का भाव और भारत को कैसा बनाना है, उसकी उद्देशिका में उसका वर्णन किया हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की पूजा करना बहुत आसान है। कॉन्स्टिट्यूशन के प्रावधानों को निभाना, कॉन्स्टिट्यूशन के रास्ते पर चलना, वो रोजाना काम है। और वो पिछले 8 साल में उसको बहुत। एक सवाल आपसे था सर। हाँ जी, कि बीजेपी संविधान जी, बीजेपी सर अम्बेडकर की लेगेसी को अपनाना चाहती है, उस पर कब्जा करना चाहती है। संघ में भी लगातार उनके प्रोग्राम्स में भी अम्बेडकर का नाम लिया जाता है, और उनका ये आरोप है कि अम्बेडकर को चुनाव हरवाने में कांग्रेस की भूमिका थी। नहीं, आप इतिहास पढ़िए, आप इतिहास पढ़िए। अम्बेडकर कांग्रेस के सदस्य, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कांग्रेस के सदस्य नहीं। 3 व्यक्तियों ने, अगर आप चाहते हैं मैं आपको पढ़कर दिखा सकता हूं। 15 जुलाई 1947 जब स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल बन रहा था, पंडित जी वल्लभ भाई पटेल को खत लिखते हैं, और उस खत की कॉपी मैं आपको दूंगा, मेरे पास है। और उसमें कहते हैं, माय डियर वल्लभ भाई, आई हैव स्पोकन टू अम्बेडकर एंड ही हैज एग्रीड टू बिकम लॉ मिनिस्टर।
महात्मा गांधी चाहते थे कि बाबा साहेब संविधान सभा के सदस्य बने और कांग्रेस ने उनको बनवाया, चुनकर आए थे। बाद में जब हमको स्वतंत्रता मिली और जब चुनाव होना था, वो आरपीआई, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया उन्होंने बनाया, अलग अलग पार्टियां लेकर अलग पार्टी करती और चुनाव में अलग पार्टियां लड़ती हैं। तो ये तो इतिहास, हम इतिहास को बदल नहीं सकते। मैंने 2 दिन पहले भी कहा, 3 दिन पहले भी कहा है, कांग्रेस पार्टी इतिहास में बदलने के लिए कोई नहीं चाहता। हम चाहते नहीं, इतिहास बदलना नहीं चाहते हैं। जो इतिहास है वो इतिहास है, स्वीकारते हैं। पर संविधान बनाने में बाबा साहब अम्बेडकर के निर्माता थे। संविधान सभा में अगर कांग्रेस पार्टी की मेजॉरिटी, बहुमत नहीं होती, ये संविधान नहीं बनता। ये अम्बेडकर जी ने खुद स्वीकारा है। और मसौदा तैयार करने में पंडित जी, सरदार पटेल, मौलाना आजाद, राजेंद्र प्रसाद और कई व्यक्ति थे और कई कांग्रेस के नेता थे और गैर कांग्रेसी नेता थे, गैर कांग्रेसी नेता भी थे। आप ये मत भूलिए कि स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री पंडित नेहरू, गृह मंत्री सरदार पटेल, उद्योग मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो 3 साल बाद मंत्रिमंडल से इस्तीफा देते हैं। आर्टिकल 370 पर नहीं, जम्मू और कश्मीर पर नहीं, पर जो तब का ईस्ट पाकिस्तान के साथ जो वहां रेफ्यूजी प्रॉब्लम था, उस संदर्भ में उन्होंने अपनी इस्तीफा दी। पर 3 साल के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो जनसंघ के फाउंडर थे, वो पंडित नेहरू के मंत्रिमंडल के सदस्य थे। तो कांग्रेस पहले से ये मानकर चल रही थी कि भारत के बनाने में अलग अलग लोगों को साथ लेकर चलना चाहिए। वो विचारधारा आज नहीं है। यही विचारधाराओं का टक्कर है। एक विचारधारा जो समझती है कि वो सर्वोपरि है, वो सब जानती है और वही सही विचारधारा है, और कांग्रेस की विचारधारा जो मैंने आपको मिसाल दिए हैं, जो सबको साथ लेकर चली है। सिर्फ नारा नहीं है सबका साथ सबका विकास, पर और संविधान सबसे प्रभावशाली मिसाल है, जहां अलग अलग लोग संविधान सभा के सदस्य थे और उनकी भूमिका आप किसी भी किताब में पढ़ सकते हैं। हाँ जी, और कोई सवाल? सर एक कुछ वाकई सर हम यात्रा जो देख रहे हैं, सीआरपीएफ वाले जो होते हैं, कई बार उनकी तनातनी हो जाती है आपके यात्रियों के साथ, हमारे साथ बहुत बार धक्का मुक्की होती है। और आज दिग्विजय सिंह गिर भी गए नीचे, उनका वीडियो सामने आया। तो ये सर को कह रहा है राज्य सरकारों की, हमारे स्टेट पुलिस से भी मुठभेड़ हो गए हैं, सीआरपीएफ के साथ भी हुआ। मेरी बातचीत हुई है कि दिग्विजय सिंह जी 4 बार गिर चुके हैं पिछले 80 दिनों में, 4था बार ये आज गिर रहे हैं। हालांकि पहली बार मध्य प्रदेश में गिर पर मध्य प्रदेश की सड़कों के कारण भी है, न केवल सीआरपीएफ। आज मैं गिरने वाला था 3 बार। मैं एक बार और कहता हूं, ऐसे सड़क बुरहानपुर में, खंडवा में, खरगोन में ये सड़क नहीं है, ये गड्ढे ही गड्ढे हैं और बीच में थोड़ा सा बिटूमा है। और आज 3 बार मैं खुद गिरने से बचा हूं। ये सेवा दल के वॉलंटियर ने मुझे बचाया। ये वाशिंगटन की सड़क नहीं है, ये कैसे सड़क है? किलर हाईवे सभी, हाँ ये बिल्कुल किलर हाईवे, ये किलर रोड है, किलर सड़क है। और हम ये 7वां राज्य, हम सभी राज्यों में चला, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र, इसमें कोई कांग्रेस राज्य नहीं है, सब नॉन कांग्रेस सरकारें हैं। पर जो सड़क मैंने मध्य प्रदेश में पिछले 4 दिन में देखे हैं, मैंने और किसी राज्य में देखे। और 17 साल शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री रहे हैं, तो उनके पहले जो मुख्यमंत्री थे उनको दोषी मत ठहराइए। 17 साल के लिए
वो हमें पूछते हैं 70 साल में क्या किया। मैं शिवराज सिंह से पूछना चाहूँ 17 साल में आपने क्या किया इन सड़कों के बारे में? सर भाजपा ये कह रही है कि और ये ऐतिहासिक जगह है, सर कांग्रेस ये ऐतिहासिक जगह ओमकारेश्वर है, महेश्वर है, नर्मदा नदी है, ये बुरहानपुर है, बुनकरों हैं, बुनकर हैं, केला उत्पादक है, औद्योगिक MSME है। ऐसे ऐतिहासिक आर्थिक नजरिए से, सामाजिक और सांस्कृतिक नजरिए से ये बड़ा ऐतिहासिक इलाका है और सड़कें इस हालत में है, मैं समझता हूँ ये बिल्कुल नामुमकिन है। सर भाजपा ये कह रही है